लाइव है। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी मेरे लाडले प्यारे शेरवीर जवान एकदम शानदार लाजवाब होंगे, जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी एकदम बेहतर शानदार वाली चली हुई है। उम्मीद है बहुत मेहनत आप सभी अपनी तैयारी पढ़ाई के साथ कर रहे हैं। एक पीडीएफ लगा देना हरीश बाबू। बताओ भाई कैसे हो आप सब लोग, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। एक पीडीएफ और लगा देना क्वेश्चंस की। तो ये बताओ कि जो चैप्टर कल आपको कराया है उसके क्वेश्चंस कौन कौन करके आ चुके हैं, जल्दी बताओ। जो चैप्टर आप सभी को करवा दिया, जैसे गति चैप्टर करवा दिया मोशन, तो आज बारी है उसके आर्मी में आए हुए क्वेश्चंस को करने की। और मुझे बताइए कि किस किस ने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे गति चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, क्योंकि गति चैप्टर एक बड़ा चैप्टर था। इसमें दो हिस्सों में हमने चैप्टर को बांटा, वन डी मोशन, टू डी मोशन। वन डी मोशन में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, उसके अलावा टू डी मोशन में भी हमने तीन तरह की गतियाँ देखी। बताइए कौन कौन कह रहा है जी मेरा तो पूरा चैप्टर रिवाइज है। आप मुझसे कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे साथियों का एक अच्छा आत्मविश्वास है, एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है उनका कि आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। हरीश बाबू अभी पीडीएफ लगा देंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि हम अब आगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 रहेगा आपका, जिसका नाम है गति के नियम। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। गति के नियम। अच्छा ये बताओ, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते हो क्या? कितने ऐसे लोग हैं, थम्स अप करना, जो मेरे साथ साथ नोट करते हैं, साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं ईमानदारी से, है ना, गलत नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। जो मेरे साथ के साथ नोट करते हैं और बाद में नोट करते हैं, कोई बुराई नहीं है, बाद में नोट करने में अच्छी चीज़ होती है, बाद में आपका रिवीजन हो जाता है। नहीं, मैंने भेज दी है, एक सेकंड। गई नहीं है, इसको बाहर ले जाओगे थोड़ा, ये लो, बाहर की हवा खिला लो। अच्छा, तो बहुत सारे साथी हैं जो साथ के साथ नोट करते हैं, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है कि आप साथ के साथ नोट करिए या बाद में नोट करिए, मैं जस्ट एक अंदाज़ा लेना चाह रहा था कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो साथ के साथ में नोट करते हैं। चलिए अभी हरीश बाबू बस पीडीएफ लगा देंगे, तब तक हम एक चीज़ के बारे में सीख लेते हैं। देखिए, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, इसमें हमें तीन नियमों की बात करनी है। आप सभी जानते होंगे न्यूटन साहब के, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली नियमों के साथ चले जाएं। पहला नियम अगर मैं सीधा सिखाने लगूं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। दूसरा नियम अगर मैं सीधा सिखाने लगूं तो नहीं समझ में आएगा। पहले नियम से पहले कुछ चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी, दूसरे नियम से पहले कुछ चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी, तीसरा नियम डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले नियम को समझने से पहले आप सभी को एक और राशि को समझना पड़ेगा जिसका नाम है जड़त्व। तो गति के नियम चैप्टर की पहली क्वांटिटी है, या पहली राशि मत कहिए इसको, ये कोई राशि नहीं है। पहला टॉपिक है जड़त्व यानी कि इनर्शिया। देखिए क्या होता है इनर्शिया, आप समझिए इनर्शिया को बहुत बारीकी से, मजा आएगा। देखिए, एक बार में ही याद हो जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। देखिए इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये पेन है, मैं इसको कहीं भी ले जाके छोड़ दूं ये यहीं आ जाएगा। मैं इसको कहीं भी ले जाके छोड़ दूं ये यहीं आ जाएगा। आप कहीं और भी ले जाके छोड़ दो, ऐसे भी छोड़ दोगे तो फिर भी ये यहीं आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। यानी कि दुनिया की हर एक वस्तु एक निश्चित जगह पर रहना चाहती है। भाई ये पेन क्या है, ऐसे रहना चाहता है हमेशा। आप इसको ऐसे कर दोगे तब भी ये यहाँ जाएगा, ऐसे कर दोगे तब भी यहाँ जाएगा। और अगर आप इसको इस जगह से हटाने की कोशिश करोगे, तुम हटाने की कोशिश कर रहे हो तो पता है तुम इस पर ऊपर बल लगा रहे हो, ये भी तुम पर नीचे की तरफ बल लगा रही है यहाँ जाने के लिए। यानी कि ये तुम्हारा विरोध कर रही है। भाई तुम्हारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में एक बल लगा रही है, तो क्या कर रही है, विरोध कर रही है, ऑब्जेक्शन कर रही है। तो दुनिया की हर एक वस्तु अपनी एक निश्चित स्थिति में रहना चाहती है,
और अगर तुम उसकी स्थिति को बदलोगे तो वह उसका विरोध और करेगी। बोलो कौन कौन मेरी बात से सहमत करते हो? तो दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि स्थिति का मतलब ये रुकी है तो रुकी रहेगी, नहीं। अगर कोई मान लो कार है वो चल रही है, और चलती हुई कार से चलो तुमने रेस छोड़ दी, फिर भी कार चलती रहेगी भाई। कुछ दूरी तक, बहुत बहुत ज्यादा दूरी तक बगैर रेस के भी चलेगी। तुम कहो कार से ऐसे ही रुक जा रुक जा, क्या रुकेगी? नहीं, जब तक कि उस पर ब्रेक ना लगे। तो मैं अगर ब्रेक नहीं लगा रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि वो चल रही है तो चलते ही रहना चाहेगी, और अगर तुम उस पर को रोकने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा विरोध भी करेगी। तो दुनिया की हर एक वस्तु ना भैया, जिस स्थिति में है, स्थिति का मतलब रुकी है तो रुकी रहना चाह रही है, और चल रही है तो चलती रहना चाह रही है। और अगर तुम उसकी स्थिति को बदलोगे, रुकी वस्तु को चलाना चाहो, चलती वस्तु को रोकना चाहो, तो वो ना उसका विरोध भी करती है, वो उसका ऑब्जेक्शन भी करती है। और इसी चीज को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। देखिए, जड़त्व का मतलब होता है जड़, जड़ हो जाना। आप सुनते होंगे गांव में कभी कहते हैं यार तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि का मतलब जो बिल्कुल दिमाग को नहीं चलाता है, मतलब जो स्थिर हो गया है, रुक चुका है। तो जड़त्व का मतलब है कि जो वस्तु इस दुनिया में जैसी है ना, वो वैसी ही रहना चाह रही है। अगर उसकी स्थिति को तुम बदलो तो वह उसका विरोध और करती है। इसी चीज को हम इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। फटाफट बताइए, हाँ जी क्लियर है? तो जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वस्तु का वह गुण है, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि द प्रॉपर्टी by which a body opposes the change of पोजीशन। ठीक है, अब इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेते हैं, इसी के बाद मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना पिछला चैप्टर है हमारा गति, उसके क्वेश्चन इसके बाद करवा दूंगा, है ना भाई? तो ये सभी को समझ में आ गया कि भाई जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है। ये वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि बॉडी अपने पोजीशन का चेंज का अपोज करती है। पोजीशन का मतलब स्थिति हो जाएगा, है ना? स्थिति का मतलब रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। चलिए ठीक है जी, आगे देखें। आगे आप समझिए इस चीज को कि यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने टाइप का होता है। देखिए, यह कितने प्रकार का होता है। अच्छा, ये और सवाल आएगा कि बताओ इसकी खोज किसने करी? तो ज्यादातर साथी न्यूटन साहब का नाम लेंगे, लेकिन नहीं, इसकी खोज गैलीलियो जी ने की। किसने की? इसकी खोज करने वाले हैं गैलीलियो साहब। एक बहुत शानदार वैज्ञानिक हुए गैलीलियो साहब। भाई अगर कभी उनके बारे में सुनोगे ना, न्यूटन साहब से बहुत पहले के हैं, एक नंबर साइंटिस्ट हैं। आ जाइए, अब पढ़ते हैं इसके प्रकार, कितने प्रकार का इनर्शिया होता है। प्रकार, टाइप्स। तो भैया जी 3 प्रकार का इनर्शिया होता है। पहला इनर्शिया है आपका विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है, ये तो समझ में आ गया भाई इनर्शिया का क्या मतलब है, जड़त्व का क्या मतलब है। तो जड़त्व का मतलब है वस्तु जैसी है वैसी रहना चाह रही है बस। और विराम का मतलब तुम समझ गए होगे कि वस्तु विराम में ही रहना चाह रही है, वस्तु रेस्ट में ही रहना चाह रही है। जैसे वस्तु ये रेस्ट में है, तुम इसको चेंज भी करोगे तब भी यहाँ के रेस्ट में ही रहना चाहेगी, यही विराम का जड़त्व है। दूसरा बेहतर उदाहरण सुनिए विराम के जड़त्व का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तुम बस में बैठे और बस ना एकदम से अचानक से चल दी, तो तुम्हें एक झटका लगता है पीछे की ओर। क्यों लगता है समझना, मजा आएगा।
इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ से नीचे का हिस्सा है ना, चलो ये तो बस से डायरेक्टली जुड़ गया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, ये बस से डायरेक्टली नहीं जुड़ा। नीचे वाला हिस्सा तो बस की तुरंत बात मान लेगा जैसे ही बस चली, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा कहेगा नहीं हम तो विराम में हैं, विराम में ही रहेंगे। तो ये यहीं रहने की कोशिश करेगा और नीचे वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आपको लगेगा जैसे पीछे झटका लगा है, जबकि ये हिस्सा अपनी ही जगह रहने की कोशिश करता है और नीचे वाला हिस्सा आगे निकल जाता है। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये वाला हिस्सा पीछे रह गया, पीछे झटका लगा। तो आपका ये वाला हिस्सा विराम में रहना चाहता था, इसलिए आपको पीछे की ओर झटका लगा। और मजे की बात, तुम कहोगे जी फिर विराम में क्यों नहीं रहा, एक समय के बाद तो चल देगा। क्योंकि यार ये नीचे शरीर से जुड़ा हुआ है भाई। जैसे ये 1 सेकंड बाद इसको रियलाइज होगा, महसूस होगा कि यार तू अलग थोड़ी है, यार ऐसा थोड़ी है कि ये नीचे वाले हिस्से से कट के अलग हो जाएगा भाई, ये तो इसी फिर इसके साथ जुड़ना पड़ेगा तुझे। तो आपका ये वाला हिस्सा विराम में रहना चाहता था, इसलिए पीछे झटका लगा। मजा आया? चलिए एक एक करके सारे उदाहरण लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछे जाएंगे इसके एग्जाम्पल। परिभाषा में है भी क्या भाई, विराम का जड़ तो मतलब जो वस्तु विराम में है, विराम में रहना चाहती है, बस खत्म हो गया। इसके एग्जाम्पल देखिए, तो पहला एग्जाम्पल है कि बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे झटका लगना। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे झटका लगना। ठीक है। अच्छा, इतना तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आता होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि बस के अचानक चलने पर यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर कह दो, पैसेंजर को पीछे झटके को कह दो जर्क, झर्क लगना। एक दूसरा बड़ा शानदार उदाहरण सुनिए, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया शिवांक, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो उत्तर करना शुरू कर दिए, जैसे मेरा शेर मोहित यादव है, बहुत बढ़िया मोहित, गजब, एकदम गजब नॉलेज। तो बहुत बढ़िया रचना गुड़िया, वेरी गुड। तो क्या मतलब बहुत सारे साथियों को तो चीज़ें पता हैं, गजब आप उत्तर करते हो, मज़ा आ जाता है। देखिए जैसे आप एक पेड़ को हिलाते हैं, तो पेड़ की शाखा की पत्ती और फलों के बारे में देखिए। होता क्या है कि जब आप पेड़ को हिला रहे हैं, तो जो शाखा है ना, टहनी है, ये अपनी टहनी पर लगे हुए पत्ती या फल से कहती है कि फल जी हिलो। फल जी कहेंगे अजी हम क्यों हिले, बल तो तुम पे लग रहा हो, हम पे थोड़े ना लग रहा हो। तो फल जी इसके साथ हिलते नहीं हैं, यानी जैसे जैसे ये शाखा टहनी ऐसे हिल रही है, तो फल जी इसके साथ ऐसे नहीं हिलते, फल जी तो यहीं रहेंगे भाई, वो तो विराम में है ना, वो तो महाराज जी आराम कर रहे हैं, तो आराम ही करते रहना चाहेंगे। अब टहनी हिलती रहेगी, फल जी नहीं हिलेंगे, अब बार बार कोई चीज ऐसे होगी तो टूटेगी ही। तो अगर ये इसके साथ हिलते रहते ना, तो ये अपनी जगह से टूटते नहीं, लेकिन चूंकि ये विराम में थे और विराम में ही रहना चाह रहे थे, इसलिए इसलिए ये टूट गए। तो याद रखो कि सवाल आता है कि पेड़ को हिलाने पर फलों का या पत्तियों का अलग होना किस घटना का उदाहरण है, तो ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है। लिख लोगे, मतलब समझ गए ना, मैं लिखवा देता हूं। तो इसमें लिखोगे कि पेड़ को हिलाने पर फलों या पत्तियों का अलग होना। फलों या पत्तियों का अलग होना। ठीक है। तो ये तो सब जानते हैं, इतना तो इंग्लिश वाले भी जानते होंगे, पेड़ को हिलाने पर फलों या पत्तियों का अलग होना। अबे तुम कहाँ से टेढ़े टेढ़े चल रहे हो भैया, थोड़ा सीधे हो जाओ तनिक यार, ऐसे कैसन बात बनेगा भैया। चलिए भैया, हमको समझ में आता भैया, तो ये दोनों उदाहरण आप सभी को समझ में आता। एक और अच्छा उदाहरण देखता भैया। भैया ऐसा होता कि देखो जैसे ये कंबल है और ये पेन, ये है धूल, ये इस पर धूल जम रही है। अब तुम जैसे ही कंबल को झाड़ते हो, या मान लो चारों कोनों से तुम किसी लड़कों से चारों कोनों से कंबल को पकड़वा लो और उस पर डंडा बजवाओ कंबल पे, तो तुम देखोगे धूल के कण उछल उछल के बाहर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे?
क्योंकि ये कंबल है, ये धूल है। अब जैसे इस पे बार बार डंडा लगेगा ना, तो एक बार डंडा लगते ही ये नीचे जाएगा, और देखो जैसे ये पेन इससे अलग हुआ ऐसे ही कंबल अलग होगा, क्योंकि डंडा लगते ही कंबल जाएगा नीचे। ये धूल के कणों से कहेगा धूल जी चलो, और धूल जी कहेंगी ना ना भैया हम तो विराम में हैं, हम तो विराम में ही रहेंगे, और कंबल नीचे चला जाएगा, धूल वहीं रुक जाएगी, तो धूल अलग हो गई। तो आप याद रखोगे कि कंबल को पीटने पर, कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। बोलो समझ आता है? धूल के कणों का अलग होना, ये भी इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। कंबल का मतलब ब्लैंकेट, इतना तो यार सबको समझ में आता होगा। पीटने का मतलब बीट, बीटन। धूल का मतलब डस्ट, और कणों का मतलब पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स का अलग होना। ये लो, बोलो क्लियर? एक बार फटाफट थम्स अप करो। हाँ जी भैया ठीक है, मुझे तीनों विराम के जड़त्व के उदाहरण समझ में आ गए हैं। हर एक वस्तु यहाँ पर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी क्लियर? यार तुम फोन में क्या देख रहे थे मेरे में, पर्सनल पर्सनल चीजें? अरे यार तुमने तो यार पर्सनल चीजें देख ले होंगे। हाँ जी बताओ भैया, सब कुछ ओके ओके है? चलो ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया विराम का जड़त्व। अब दूसरा जड़त्व पढ़ते हैं, गति का जड़त्व। क्योंकि जो वस्तु गति में रहना चाहती है ना, रहे, वो गति में ही रहना चाहेगी। यानी कि इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन में आप समझ गए होंगे कि जो वस्तु गति में है, जो वस्तु मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो गति में ही रहना चाहेगी। कैसे? मान के चलिए अब वो बस चल दी। अच्छा, अगर मान लो बस चल रही है 60 की स्पीड पे और तुम उसमें बैठे हुए हो, तो बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है? चलो मेरा एक सवाल तुमसे, सुबह सुबह थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग हो जाए, है ना। वीरेंद्र पूछ रहे हैं जी आपकी शादी हो गई है क्या? है भैया वीरेंद्र भैया यूँ बताओ, यूँ पेपर में सवाल आएगा कि बताओ फिजिक्स वाले मास्टर साहब की शादी हुई है या नहीं हुई है भाई? इंडियन आर्मी मेरा शेर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे तुम यार बहुत अच्छे हो, सभी पता है, बहुत प्यारे हो, और सारी चीज़ों को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, इसलिए आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप सुने ही ना, समझे ही ना, तो यही चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी। बहुत मेहनती आप सब लोग हो अपने इस उम्र में, क्योंकि आप सभी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? मैं मानता हूँ कि लगभग 17.5 से वही 22 साल की वाली रेंज में होगी आप सभी की उम्र। और जो इस उम्र में मैं मानता हूँ कि अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ लिया, आप सरकारी नौकरी की तैयारी इसीलिए तो कर रहे हैं, आप अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, वरना आप भी कहीं उन आवाराओं की तरह घूमते रहते जिनके माँ बाप उन्हें लेकर परेशान होते हैं। लेकिन आपके जो माता पिताजी हैं, उन्हें कम से कम इस बात का तो चिंता नहीं है कि उनका बेटा या बेटी बिगड़ रही है ना। आप देखो कि जितना ज़्यादा पैसा होता है ना घर में, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन अमीरों के साथ दिक्कत है, 70% दिक्कत है कि उनके बच्चे बिगड़े होते हैं। उन्हें बस ये एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से कि ये चाहे मत पढ़े भाई, घर में आके चुपचाप बैठ के पैसे को खा ले, उल्टे सीधे काम मत कर, नशे मत कर। उल्टे सीधे कामों के चलते मतलब कई बार वो लड़कियां छेड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, कुछ हो रही है, तो वो इस तरह से बिगड़ जाते हैं, बुरी हरकतों में पड़ जाते हैं। कम से कम हमारे और आपके माता पिताजी को इतनी चिंता तो नहीं है ना। ये बड़ी बात है, इस उम्र में आप सभी उनका सरदर्द ना बनकर उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत अच्छे हो तुम लोग, बड़े मेहनती हो, बस मैं इतना कहूँगा। ईश्वर आप सभी को सफल करे, आप सभी की मेहनत को सफल बनाए। हाँ जी। तो बहुत सारे साथी आप में से कह रहे हैं कि भैया, कुछ कह रहे हैं जी 60 की स्पीड है, कुछ कह रहे हैं मेरे दोस्त की 0 की स्पीड है ना। सर मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। देखो यार मैं एक बात कहूँगा दोस्त की, ये अब्दुल कलाम जी की लाइन है, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप एक गरीब परिवार में आपने जन्म लिया, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक गरीब परिवार में अगर आप मरते हैं ना, तो आपकी टोटल गलती है, क्योंकि एक परिवार को गरीब छोड़कर आप मरते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करके पिताजी पैसा ला रहे हैं आपके लिए। लेकिन आपको ये ठान लेना चाहिए कि मैं इन्हें साल 2 साल से ज़्यादा अब और मजदूरी नहीं करने दूंगा, बस हो लिया जितना हो लिया। तो मेहनत करो, लगाओ नौकरी, और आके एक दिन पिताजी को मतलब वो कांपते हाथों से जब मोबाइल तुम दिखाओगे पीडीएफ को, तो इस साथ में लगे हाथों ये भी कह देना कि पिताजी शुरुआत यहीं से करना, रिजल्ट बताते समय कि पिताजी अब आपको मजदूरी जाने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा आपका सहारा बन चुका है। मतलब मैं तो देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे शब्दों को सोचने में, कहने में भी। मुझे लगता है आप भी अपने माता पिताजी के प्रति मेरी तरह की भावनाएं रखते हैं। पता है आपको बहुत मज़ा भी आएगा जब आप अपने माताजी पिताजी को ये कहते हुए देख कहोगे कि अब आपको और इधर उधर काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो गांव से संबंधित हो तो खेती बाड़ी के काम में तो कभी कोई बुराई नहीं है, वो तो करते भी रहने देना, उससे क्या है कि हाथ पैर चलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, मेहनत के लिए मजदूर बुला लिया करना, लेकिन गांव में हो तो थोड़ा बहुत तो काम करते रहना। लेकिन ये मेहनत मजदूरी वाली जो चीज़ें होती हैं कि किसी दूसरे के घर जाके, फैक्ट्रियों में जाके, कंपनियों में जाके, ये सब तो फिर आप तुरंत ही मना बेना ही कर देना। और इस चीज़ के लिए मेहनत करो, करो ऐसा, कब कर सकते हो, आप में से हर एक के अंदर वो क्षमताएं हैं। चलिए, तो बहुत सारे साथी जो हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे कह रहे हैं भैया जी, कुछ साथी कह रहे हैं हम अगर बस चल रही है 60 की स्पीड से तो हम 0 की स्पीड पे हैं, कुछ कह रहे हैं 60 की स्पीड पे हैं। देखो भाई, बस अगर 60 की स्पीड पे चल रही है ना और आपको लग रहा है कि आप रुके हैं, आपकी स्पीड 0 है, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप भी बस के जितनी ही गति से चल रहे हैं। भाई 1 घंटे में अगर बस 60 किलोमीटर चलेगी तो तुम भी तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले हो मालिक, तो तुम्हारी चाल भी कितनी है, 60 है। अब सुनिए, अब अगर बस का ड्राइवर अचानक से खींच के ब्रेक लगाया तो होगा क्या कि फिर से वही बात, देखो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बस के सीधे संपर्क में है, सीट पे बैठा हुआ है, तो ये बस की तुरंत बात मान लेता है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा बस की बात तुरंत नहीं मानेगा, और जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे एकदम से, तो ये वाला हिस्सा तो रुक जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो यहां से ऊपर का हिस्सा है, ये एकदम से आगे की तरफ भगेगा, भैया मैं तो गति में हूं, गति में रहूंगा। लेकिन यहां तक जाने के बाद इसे समझ में आ जाएगा तुझे गति में जो ला रहा था नीचे वाला हिस्सा वही रुक गया यार, तो ये यहाँ आगे रुक जाएगा, लेकिन कुछ दूरी तक कोशिश करेगा। इससे प्रतीत होता है कि हमारा शरीर गति में था तो गति में ही रहना चाहता है। सवाल आएगा कि बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, किस चीज का उदाहरण है? तो ये विराम के गति के जड़त्व का उदाहरण है, इनर्शिया ऑफ द मोशन का एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है कि बस के अचानक रुकने पर यात्रियों को बस के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे झटका लगना, है ना? यानी कि बस के अचानक सडनली स्टॉप होने पर पैसेंजर्स को आगे जर्क लगना, आगे झटका लगना। ये किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व का उदाहरण है। ये इनर्शिया ऑफ द मोशन का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा आगे चला जाए। अब तीसरा जड़त्व आता है मेरे भाई आपका विराम का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओ सॉरी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। विराम का तो हो गया ना, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, दिशा के जड़त्व का मतलब है कि वस्तु, जैसे साइकिल है ना आपकी, अब आप साइकिल को पैडल मार के छोड़ भी दें तो साइकिल सीधी चलेगी तो सीधी ही चलती रहेगी। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप साइकिल को कहो मुड़ जाओ साइकिल जी, तो साइकिल ऐसे मुड़ जाएगी, नहीं। साइकिल बस चल रही है तो चलती ही रहेगी, जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। तो इसी को कहते हैं हम दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो दिशा के जड़त्व का मतलब है कि वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। इसका ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो पूछा जाता हो, है ना? आपको कोई भी एग्जाम्पल इसका नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार फटाफट बताइए, हाँ जी क्लियर है? एक बार फटाफट हम सब करो, हाँ जी भैया ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जड़त्व क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, तीनों तरह के जड़त्व। अब एक बहुत शानदार सी बात मैं आपसे पूछूंगा, मुझे उसका उत्तर करना। मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो एक हल्का आदमी है
और एक थोड़ा सा हेल्दी आदमी है, मोटा सा आदमी है, आप उन दोनों को अचानक से दौड़ने के लिए कहो तो 10 सेकंड के बाद किसकी चाल ज़्यादा होगी? तो आप देखोगे पतले आदमी की चाल ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि पतले आदमी ने अपनी स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन कर लिया, रुकने से गति में वो जल्दी आ गया। और मोटा जो आदमी है, थोड़ा हेल्दी आदमी है, वो परिवर्तन देरी से कर पाएगा, उसका शरीर ज़्यादा विरोध करेगा। और ज़्यादा विरोध मतलब ज़्यादा जड़त्व, तो ज़्यादा इनर्शिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जिसका मास या द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? बोलो यस और नो। तो अगर आप कह सकते हो तो ये लाइन याद रखना कि ये सवाल आएगा कि जड़त्व किसका गुण है, तो आप याद रखोगे भैया जी, जड़त्व जो है ये किसका गुण है? ये द्रव्यमान का गुण है। यानी कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बड़े अच्छे से नोट करिए। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो एक बार थम्स अप कर दो। यहाँ तक हमारा इनर्शिया कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक हमारा जड़त्व क्लियर हो गया है। फटाफट थम्स अप करो। देखो यार, जो बाद में जुड़ा करो ना, ये ऐसे मत कहा करो कि सर दोबारा बता दो मैं अभी जुड़ा हूँ, दोबारा बता दो मैं अभी जुड़ा हूँ, ऐसे मत कहा करो यार। भाई ऐसे तो बताओ, हर बच्चा अगर 5 मिनट बाद जुड़ेगा और वो 5 मिनट पीछे ही मुझे ले जाता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम? आप फिर बाद में देखा करो, क्लास को पीछे करके देखा करो। अच्छा, लाइव क्लास शायद पीछे नहीं होती है, ये जब रिकॉर्डेड आएगी तभी पीछे आएगी। भाई ये सभी का फिजिक्स चला हुआ है विवेक, है ना? सभी की फिजिक्स इसमें ही चली हुई है। चलिए, ये बात हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखिए, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं बल की। हालांकि एक बड़ी डेफिनेशन हम गति के दूसरे नियम में पढ़ेंगे, बस अभी छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं फोर्स की, बल की। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वस्तु रुकी है, ये वस्तु रुकी हुई है और मैं इसको धक्का देता हूं तो ये वस्तु चल जाएगी, यहां से यहां पहुंच जाएगी। यानी कि अगर ये वस्तु रुकी है और मैं इसको धक्का देता हूं तो ये चल जाएगी, मतलब ये है, इसी को हम बल कहते हैं, इसी को फोर्स कहते हैं। यानी फोर्स यानी बल एक ऐसा धक्का है जो रुकी वस्तु को चला सकता है। अच्छा, अगर ये वस्तु इधर की तरफ चल रही है और मान लीजिए कि मैं इस पर एक इधर से बल लगा दूं, यहां से ऐसे करके, तो अब की बार ये रुक जाएगी। यानी बल रुकी वस्तु को चला भी सकता है और चलती वस्तु को रोक भी सकता है ना? और अगर ये ऐसे चल रही है और मान लो मैंने बल थोड़ा टेढ़ा होकर लगाया, यानी कि मान लो मैं अपने बल को ऐसे लगाऊं, ऐसे करके ऐसे लगाऊं ऐसे, तो ये वस्तु की दिशा भी बदल देगा। यानी कि ये वस्तु जो है अब इस तरीके से गति करेगी। तो मैं कहूंगा कि बल एक ऐसा धक्का है जो रुकी वस्तु को चला सकता है, चली वस्तु को रोक सकता है और एक दिशा में चल रही वस्तु की दिशा भी बदल सकता है। यही तो है। अच्छा देखिए, मजे की बात क्या है कि ये बेसिक सी डेफिनेशन है, 9th क्लास वाली परिभाषा है। अच्छी परिभाषा हम गति के दूसरे नियम में पढ़ेंगे। दोनों में से सही कौन सी है भैया? दोनों ही सही हैं। बल क्या है? मैं कहता हूं बल वह कारक है दैट कॉज, वह कारक है कि जो जो चलती वस्तु को रोक दे या रुकी वस्तु को चला दे या दिशा परिवर्तित कर दे। दिशा परिवर्तित कर दे मतलब दैट कैन कॉज, दैट चलती वस्तु को रोक दे, दैट स्टॉप आ मूविंग बॉडी, दैट मूव्स आ स्टॉप्ड बॉडी
that changes the direction of the body। ठीक है, तो बल जो है एक वह कारक है, एक ऐसा कॉज है जो ये सब कुछ कर सकता है। आप मेरी इस बात से सहमत हो? एक बार फटाफट थम्स अप करिए। बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे कि बल का मात्रक क्या है, बल एक कैसी राशि है, वो सब गति के दूसरे नियम में पढ़ेंगे। ये एक बेसिक सी परिभाषा है। अब एक चीज और आप समझिए, मजा आएगा आपको कि देखिए जड़त्व तो क्या कह रहा है। इनर्शिया कहता है कि जैसी वस्तु है वैसी ही रहना चाहेगी, यानी कि रुकी है तो रुकी, चलती है तो चल रही है, जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलते रहना चाहेगी। लेकिन बल क्या कह रहा है, अगर मैं लग गया तो सब कुछ उलट पलट कर दूंगा, चलती वस्तु को रोक दूंगा, रुकी वस्तु को चला दूंगा और दिशा को बदल दूंगा। इसका मतलब इनर्शिया और बल एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए इनर्शिया जब तक सही है जब तक बल नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूं कि रुकी वस्तु रुके रहना चाहेगी, कब तक? जब तक उस पर एक बल ना लगे। ये पेन रुका है, रुका रहना चाहेगा, कब तक? जब तक इस पर बल ना लगे। ये चल रहा है, चलते रहना चाहेगा, कब तक? जब तक इस पर बल ना लगे। तो हम इनर्शिया को, जड़त्व को परिभाषित करते हैं जब तक कि उस पर एक बल ना लगे, जब तक कि उस पर एक फोर्स ना लगे। बोलो आ गई बात समझ में? तो बल और इनर्शिया को जोड़ने वाले हैं अब न्यूटन साहब गति के पहले नियम में। आ जाओ। बल और जड़त्व को समझने के बाद ही आपको न्यूटन साहब का पहला नियम समझ में आएगा। तो लिखेंगे आप सभी न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी गति का पहला नियम, गति का प्रथम नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम। यहां थोड़ी सी जगह छोड़ देना अगर आप मेरे साथ नोट करते हैं तो, क्योंकि इसका अन्य नाम मैं नोट कराऊंगा। तो न्यूटन साहब ने कहा, देखो न्यूटन साहब ने कहा, मजे की बात सुनिए। न्यूटन साहब ने कहा कि भैया वस्तु जिस स्थिति में है ना उसी स्थिति में रहना चाहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। अरे इन्होंने कुछ नहीं किया बहुत ज्यादा, इन्होंने जड़त्व को और बल को आपस में जोड़ दिया। इन्होंने कहा कोई वस्तु जिस स्थिति में है वैसी ही रहना चाहेगी। किसकी बात कर रहे हैं? जड़त्व की। जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। अब किसकी बात कर रहे हैं? बल की बात कर रहे हैं। तो बल और जड़त्व को जोड़ने वाला है पहला नियम न्यूटन साहब का। तो लिख लो बस, न्यूटन साहब ने कहा कि भैया जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। मतलब भाई सिंपल सी बात है, वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक बाहर से कोई बल ना लगाओ। बस सीधी बात है। तो चलने और रुकने दोनों चीजों को मैं एक शब्द में परिभाषित कर देता हूं और वो है स्थिति, यानी कि पोजीशन। तो मैं कहूंगा कि वस्तु अपनी स्थिति में रहेगी, वस्तु अपनी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे, जब तक उस पर कोई बल ना लगे। यानी कि अ बॉडी विल रिमेन्स in its position until an external force don't act। जब तक कि इस पर बाहर से कोई बल ना लगे ये अपनी ही स्थिति में रहेगी। ठीक है भैया, इसी को कहते हैं हम गति का पहला नियम। और देखिए सवाल आता है कि इसका अन्य नाम क्या है। तो मैंने कहा था ना थोड़ी जगह छोड़ देना। सवाल आएगा इसका अन्य नाम क्या है, तो आप याद रखोगे कि भैया इसी नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। इसी नियम को हम जड़त्व का नियम कह सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ द इनर्शिया है। समझ गए कि क्यों है इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि ये जड़त्व को जोड़ता है। अच्छा सवाल आएगा, बताओ बल की जो परिभाषा है वो कहाँ से मिलती है? तो आपको यही उत्तर देना होगा कि बल की जो परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द फोर्स,
डेफिनेशन ऑफ फोर्स वो गति के पहले नियम से ही मिलती है। कहाँ से मिलती है? प्रथम नियम से ही मिलती है, फर्स्ट लॉ से ही मिलती है। बल्कि जो परिभाषा है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सीधे छपेंगे, इनको तो दिल दे लो, दिल। दिल ना दिया, अरे बोलो, दिल ना दिया, इनको तो भैया दिल दे दो, दिल, इसको और इसको। इसकी परिभाषा पूछी जाए ना पूछी जाए, लेकिन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है और गति के पहले नियम को किसका नियम बोलते हैं? तो जी जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गति का पहला नियम, और गति के पहले नियम को समझने के लिए आपको जड़त्व आना जरूरी था, इनर्शिया आना जरूरी था। अब गति के दूसरे नियम को समझने से पहले आपको ऐसे ही संवेग और आवेग समझने पड़ेंगे, लेकिन उसे करेंगे कल शुरू। आज पहले हम जो गति चैप्टर हमने पढ़ लिया था उसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं, है ना। बताओ, ये बताइए, ये अग्निवीर जीडी 24 अप्रैल 2024 को सवाल आया, और सवाल है कि किसी पिंड का वेग घटेगा यदि उसका त्वरण, अगर वेग घटेगा तो बताओ उसका त्वरण कैसा होगा अगर उसकी वेलोसिटी घटेगी। भाई छुट्टी पर थे ना, रीजनिंग वाले सर जो है छुट्टी पर थे, आज क्लास शुरू होगी। दीपक को दोनों बैच अच्छे हैं भाई, फाउंडेशन योद्धा दोनों अच्छे हैं, आपको ये एक बैच कंप्लीट कर लीजिए। बताइए, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं तो आप क्या कहोगे भाई? बड़ी आसान सी बात है, अगर वेग घटेगा तो त्वरण कैसा होगा भैया? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ये लो हो गया सवाल। अगला सवाल बताइए, किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? व्हाट इज द पाथ कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। ये 23 अप्रैल 2024 को ही आया। किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? एक निश्चित समय में तय किए गए रास्ते को क्या कहते हैं? बताइए। वेग, दूरी, गति या विस्थापन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, मोशन या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक काम करिए, इसको ना पथ मत कहिए, ये पथ नहीं था, सॉरी, ये गलती से हुआ है यहाँ। दूरी कहिए इसको। व्हाट द पाथ, व्हाट इज द डिस्टेंस, इसको कह दीजिए दूरी। तो आपको पता है कि निश्चित समय का मतलब क्या है? दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है, यानी कि चाल होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, या तो तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे तो इसका उत्तर चाल होना चाहिए था, बट ऑप्शन में नहीं है, तो आप वेग भी कह सकते हो, ठीक है। हालांकि आपकी बात ठीक है, आप कहोगे भैया वो तो विस्थापन बटे समय होती है। एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? ना ना, गति नहीं कह सकते हैं यार, गति कोई परिभाषा थोड़ी है ऐसी। नहीं नहीं, फिर इसको वेग कहोगे, वेलोसिटी कह दोगे। वैसे तो इसका उत्तर चाल होना चाहिए था, अगर चाल ऑप्शन में नहीं है तो चाल की जगह आप गति भी लगा दोगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल बताइए। ये रहा, ये भी आपका 23 अप्रैल 2024 का सवाल। यदि 5 सेकंड में किसी गाड़ी का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? 5 सेकंड में। देखिए त्वरण क्या होता है? वेग का परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग का परिवर्तन कितना हुआ है? 10 से 5 हुआ है, और समय कितना है? 5 सेकंड। 10 में से 5 गए तो 5, 5 बटे 5, इसका उत्तर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो गया डी। बड़ा आसान सा सवाल है, सीधा त्वरण के सूत्र से निकल जाएगा। अगला सवाल बताइए, औसत वेग का क्या मात्रक है? 29 अप्रैल 2024 का सवाल है, औसत वेग का क्या मात्रक होता है? तो वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटे समय, और मात्रक क्या बनता है? मीटर प्रति सेकंड। तो उत्तर हो जाएगा भैया मीटर प्रति सेकंड। इसे भी आप कर ले जाओगे बड़े आराम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखो कई बार ना वो
ऐसे शब्दों को गलत इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन आपको तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर करके आना है। अब यहाँ चाल का मतलब आप वेग समझो, स्पीड का मतलब वेलोसिटी समझो। हालांकि दोनों बातें एक नहीं है, बट यहाँ समझनी पड़ेगी क्योंकि तभी उत्तर भी निकलेगा। तो चाल परिवर्तन को या वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? भाई किसी वस्तु की चाल में अगर परिवर्तन हुआ है, वेग में अगर परिवर्तन हुआ है, तो क्या आया है वहां? वहां आया है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, है ना। और ये मत कहना कि सारे ऑप्शन डिफाइन करो। भाई ये सब तो प्रैक्टिस में होता है, यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ तो ये देख रहे हैं कि जितना हमने सीखा है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस में करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन ऑप्शन डिफाइन करना। चलो आगे देखो, ये सवाल आया जैसे कि बताइए सीधी रेखा में होने वाली गति क्या कहलाती है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। एक सीधी रेखा में होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति, सर्कुलर मोशन, एक विमीय गति, त्रिविमीय गति। तो जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो हम कहते हैं कि एक ही दिशा में चल रही है, और इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। एकदम लाजवाब उत्तर आप सभी के आ रहे हैं, एक नंबर उत्तर है आप सभी के, शानदार, बहुत 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 बेहतरीन, गजब एकदम। अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या टॉप का सवाल है कि जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वह क्या कहलाती है? ये सब आर्मी जीडी के आए हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं कि भाई जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको आप क्या कहते हो? अदिश राशि कहते हो, स्केलर क्वांटिटी कहते हो। तो स्केलर क्वांटिटी वो है कि जिनमें कोई दिशा नहीं है, जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो इसका उत्तर हो गया बी। अब बताओ, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे ही हम हर चैप्टर में पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे, ताकि आप सभी का एक आत्मविश्वास बना रहे, एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ भाई इतना पढ़ने के बाद में अगर मैं होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर देता। या मान लो हो सकता है आपने यही एग्ज़ाम दिया हो लेकिन उस टाइम ये सवाल ना हुए हों क्योंकि आप ना पढ़ के गए हों, बट आज आपको लगेगा यार काश मैं पढ़ के चला जाता तो ये सवाल कर देता। कोई बात नहीं, इस वाले एग्ज़ाम में करेंगे, है ना, जून वाले एग्ज़ाम में करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने बड़े अच्छे से टॉपिक समझ लिया, कर लिया। अब कल हम गति के दूसरे नियम को कवर करेंगे और उससे पहले भी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए बच्चों, साथियों, कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।